ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर वीकनेसेस और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोपैथीज। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसमें डिजीज़ कौन कौन सी हमने की थी? ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गियान बेरे सिंड्रोम और माइस्थीनिया ग्रेविस और ट्रांसवर्स स्माइलाइटिस, जो कॉमनेस्ट थी अमंग चाइल्डहुड पॉपुलेशन। ठीक है। एक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंडर आती है और एंटीरियर हॉर्न सेल्स के ऊपर जो अटैक करता है ये वायरस, जिसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत कॉमन डिजीज़ है और रह भी सिर्फ जो है वो 2 कंट्रीज़ में रह गई है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। तो बेसिकली इसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है और इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो भी इसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, सब कुछ इस सब की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एग्ज़ाम रिलेटेड भी और वैसे इन प्रैक्टिस भी। तो अब हम देखते हैं इसके सिनेरियो में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। इसमें भी जिस तरह हमने गियान बेरे सिंड्रोम में किया था, मोटर वीकनेस के साथ, लोअर लिम्स के पैरालिसिस के साथ, वीकनेस के साथ बच्चा प्रेजेंट करेगा। ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? एक तो उसका वैक्सीनेशन स्टेटस, क्वेश्चन में आपको बता देगा वो कि द पर्सन इज़ नॉट वैक्सीनेटेड या ईपीआई शेड्यूल इज़ नॉट अप टू डेट, या ये नहीं बताएगा लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा कि वो कहीं से माइग्रेट कर कर आए हैं। कोई जिस तरह पिछले सालों में जो है वो पाकिस्तान के जो वज़ीरिस्तान वाला एरिया है, स्वात वाला एरिया है, वहाँ पे वॉर वगैरह चल रही थी तो माइग्रेशन करके आते थे लोग वहाँ से, तो उनकी जो है वो नहीं वैक्सीनेशन अप टू डेट होती उनके बच्चों की। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से अगर वो रेफ्यूजीज़ का बताता है कोई, या इस तरह की कोई बात करता है कि डिस्प्लेस्ड पर्सन किसी की भी वो बात करता है, तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भी। या अगर अननोन स्टेटस भी है तो आपने यही समझना है कि उसकी नहीं हुई भी। अननोन स्टेटस भी कह सकता है वो कि नहीं पता, कार्ड नहीं है, या वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आया, कोई और उसको लेकर आया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जाएंगी टूवर्ड्स अननोन वैक्सीनेशन स्टेटस या नॉन वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड। अच्छा। और गियान बेरे सिंड्रोम में वो बता देगा कि वैक्सीनेटेड चाइल्ड था। अब दोनों में ही इलनेस, जीआईटी की इलनेस हो सकती है प्रिसीडेड, ये जो वीकनेस होगी ये फॉलो करेगी उसको। ठीक है। तो डायरिया की हिस्ट्री हो सकती है, कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन की, फीवर की, ये वाली हिस्ट्री दोनों में हो सकती है। थर्ड चीज़, पैटर्न ऑफ वीकनेस जो है वो डिफरेंट होगा। हमने ज्ञान बेरे सिंड्रोम में पढ़ा था देर इज सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस, जबकि इसमें एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है। ठीक है। एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस, एसिमेट्रिकल पैरालिसिस मींस के अगर उसका जितना राइट लोअर लिम्ब इफेक्ट हुआ हुआ होगा, हो सकता है उसका लेफ्ट लोअर लिम्ब नॉर्मल हो, या उतना इफेक्टेड ना हो जितना राइट लोअर लिम्ब है। ठीक है। इसके अलावा अपर लिम्स भी इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एसिमेट्री है, राइट साइड इक्वल नहीं होगी वीकनेस में लेफ्ट साइड के। ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्सेस जब आप चेक करोगे तो सारे के सारे जो है वो डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस होंगे जहाँ पे वीकनेस हुई भी होगी, और जो टोन होगी मसल की वो डिक्रीज्ड होगी। जबकि ज्ञान बेरे सिंड्रोम में ऐसा नहीं था, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल भी हो सकते थे, और ख़ास तौर पे प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है वो डिजीज़ में, जीबीएस में नॉर्मल होता है। नी रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड या एब्सेंट हो सकता है, जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है वो पॉजिटिव, वो मतलब नॉर्मल रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा। तो ये चीज़ें जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगी। अब पोलियो जब हम कहते हैं, नॉर्मल ले मैन अगर कोई पोलियो कहते हैं तो वो, उससे मुराद वही वाला पोलियो होता है जिसके अंदर पैरालिसिस हो गया, पैरालिटिक पोलियो। लेकिन वो पोलियो की इलनेस की एक टाइप है। जो पोलियो वायरस होता है वो डिफरेंट टाइप की इलनेसेस कॉज करवाता है। हो सकता है कि सिर्फ डायरिया वगैरह हो, जीआईटी अपसेट हो, और कुछ भी ना हो, उसको हम एसिम्टोमेटिक पोलियो, उसको हम हाँ ये कहते हैं। उसके अलावा नॉन पैरालिटिक पोलियो होता है जिसमें
पैरालिसिस नहीं होता। उसके अलावा इसकी एक इंसेफ्लेटिक फॉर्म होती है, उसमें इंसेफ्लाइटिस करवाता है। ये इंसेफ्लाइटिस हम अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे कि वो क्या होता है। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। तो ये भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। यूजुअली जो आपका क्वेश्चन आता है वो पैरालिटिक पोलियो का ही होता है, तो आपने उसमें सिर्फ पोलियो माइलाइटिस ही लिखना होता है, सच उसमें कोई डिटेल नहीं लिखनी होती। तो ये चीज़ आपने, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स का हो सकता है ये। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। वायरल इलनेस है, 3 इसकी स्ट्रेन्स हैं, 1 2 3, एंड फेटल भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक भी हो। ये सारी डिटेल आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद रखना है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया है। 2 इसकी वैक्सीन्स हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और आ, वो वाली इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो जो है वो बार बार पिलाई जाती है क्योंकि तीनों स्ट्रेन्स की के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे दे वो। और आईपीवी एक दफ़ा लगती है, एक जो है आईपीवी किल्ड है, और जो दूसरी है वो लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। 3 सीरो टाइप्स होती हैं, और आरएनए एंटायरो वायरस होता है। ठीक है, फिकोरल रूट से करता है, कम्युनिकेट वो क्या कहते हैं उसको, स्प्रेड करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी एपिडेमियोलॉजी करने की आपको इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज़ें बताई हैं ये पता होनी चाहिए आपको। इंक्यूबेशन के लिए पीरियड कितना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना है, आता नहीं है आपका। 8 to 12 डेज, लेकिन शॉर्ट एज 5 डेज भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस आपसे कोई रिलेटेड नहीं है इसका। और बस इतना पता होना चाहिए कि ये पैरेलिटिक पोलियो में कहाँ पे अटैक कर रहा होता है। तो पैरेलिटिक पोलियो पे ये स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं वहाँ पे अटैक कर रहा होता है। दैट्स इट, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे, ये भी बिल्कुल कोई ख़ास रिलेशन नहीं है इसका, आप कुछ नहीं करोगे इसमें से। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाओ, ये आपने करनी है और सारी टाइप्स आपने डिटेल में पढ़नी है। क्या है इसमें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, वो तो पता ही नहीं लगेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस, इसमें उसको इलनेस वगैरह होगी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और पेन होगा एब्डोमेन में। जीआईटी इलनेस जैसे होती है कोई भी, वैसी होगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेन हो जाएगा, और सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये भी कोई इतनी वो नहीं है। थर्ड आ जाता है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में मैंने आपको पहले बताया कि मेनिंजाइटिस की तरह मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है ये। तो जिस तरह मेनिंजाइटिस आता है वही उसी तरह आएगा ये। फीवर होगा इसमें, माइल्जिया होंगे, सो थ्रोट होगा, हेडेक होगा। ठीक है, जो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो है स्टिफनेस ऑफ नेक, स्पाइनल रिजिडिटी, ये जो है वो स्पेसिफिक टू मेनिंजाइटिस हैं। और साइंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो मेनिंजाइटिस के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको उसको कर देता हूँ कि नेक रिजिडिटी, ब्रुडजिंस्की साइन और कर्निक साइन, ये 3 साइंस हैं जो थोड़े से ओल्डर चाइल्ड के अंदर मेनिंजाइटिस के होते हैं। न्यूनेट्स में नहीं होते, ये ओल्डर चाइल्ड में होते हैं, और एडल्ट्स में भी होते हैं। ट्रांजिएंट ब्लैडर पैरालिसिस एंड कॉन्स्टिपेशन में आकर, अब ये सारी इससे आगे अगर ये जितना जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एस खुद एक जो है वो बड़ी डेंजरस डिजीज़ है, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो वो ब्लैडर पैरालिसिस और जो मतलब बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल बेसिकली लॉस हो रहा है ना, ब्लैडर पैरालिसिस हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है, दोनों अपना काम नहीं कर रहे, तो ये हो सकता है इसमें। ठीक है, माइल्ड केसेस रिजॉल्व कर जाएंगे, और कुछ केसेस सेकेंड फेज में चले जाएंगे। तो सेकेंड फेज क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेजर इलनेस। ठीक है, शुरू में माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स में अ, वो चले जाएंगे आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेज़ के अंदर या सेकंड फेज़ के अंदर, और उस फेज़ के अंदर सारी ये कॉम्प्लिकेशंस जो उसने लिखी हुई हैं, जो बॉल एंड ब्लैडर है उस वो इफेक्ट हो जाएगा, और हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, रिकरेंट फीवर हो जाएगा, बार बार होता रहेगा सारा कुछ। मेनिंजाइटिस में सिर्फ 3 होते हैं, ये बाकी सारी जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जो फीवर है वो भी होता है, हेडेक होता है वो भी होता है, स्टिफ नेक भी होती है, रिजिडिटी भी होती है, नोजिया मतलब स्पेसिफिक
तो नहीं है, लेकिन नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। मेनिंजाइटिस के साथ नहीं है लेकिन स्पेसिफिक। ठीक है, बाकी नकल एंड स्पाइनल रिजिडिटी बता चुका हूँ मैं आपको। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस को डायग्नोस करना है अगर आपने, तो ये आपका एक पक्का साइन ये होना चाहिए उसके अंदर। टेस्टेड बाय किस द नी एंड ट्राइपार्ट साइंस नेक्स्ट कैन बी लिस्टेड बाय कर्निक एंड ब्रुजिन्स्की साइन, ये उसके साइन आ गए, या आप मेडिसिन में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तक करोगे। बाकी मेनिंजाइटिस में जब आएगा तो हम इसको डिटेल से देख लेंगे कि करते कैसे हैं। ठीक है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस यूजुअली डिप्रेस्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस। तो जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। क्रीमेस्टेरिक, एब्डोमिनल, स्पाइनल और ग्लूटियल रिफ्लेक्सेस हैं, और ये जो हैं वो थोड़े से डिप्रेस हुए हुए होते हैं, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेज चल रहा है। मैंने आपको बताया था पहले माइल्ड इलनेस होगी, सिर्फ मेनिंजाइटिस के साइंस आएंगे, और कुछ पॉपुलेशन में सेकंड फेज की तरफ या मेजर डिजीज की तरफ चला जाएगा, तो या पैरालिसिस की तरफ जा रहा है। पहले सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस गायब हुए और फिर डीप, ये जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ये गायब हुए, और एट द एंड पूरा लिम जो है वो काम करना छोड़ देगा, वीक हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब पैरालिटिक में यही है, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। जब वो वाली डिजीज़ हुई थी उसके बाद फीवर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस बढ़ती जाएगी, वीकनेस हमेशा के लिए होगी। इसका आपने ऐड भी देखा होगा पोलियो के कतरों का जो आता था, कि हमेशा के लिए जो है वो 2 कतरे हर बच्चा हर बार बचाए, पता नहीं है, एक उनका एक तरह था, आपके बच्चे को जो है वो सारी उम्र की मजदूरी से बचाते, तो वही ये बता रहे होते थे। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है इसमें। बाकी ये जो जो मैंने आपको बता दिया ना अभी तक कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, याद रखने वाली बातें वही हैं। बाकी देर इज डीपर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट द साइन सिम्टम्स ऑफ पेन, स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिया, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एरिथमियाज, ब्लड प्रेशर, वैसोमोटर चेंजेस एंड बायोमेलेबल डिसफंक्शन। अब ये पूरा जितना भी आपका सीएनएस है उसके जितने सारे फंक्शन हैं, और मोटर सिस्टम है उसके जितने सारे फंक्शन हैं, वो सारे इसने इसमें लिख दिए कि ये भी खराब हो सकते हैं अगर डीपर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे देता है तो आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सीएनएस का कौन सा इन्फेक्शन है, तो इसलिए वो कभी नहीं देगा और ना पूछेगा आपसे। ठीक हो गया। ये वीकनेस यूजली परसिस्ट, हमेशा रहती है। सम इम्प्रूवमेंट विद इन द 6 मंथ, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फिजियोथेरेपी जो है उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये थियोरेटिकल बात है, बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल है कि इम्प्रूवमेंट हो, और बिल्कुल रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये तो चार थे कि किस तरह का जो है वो इन्फेक्शन करवा रहा है। अब ब्रेन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की किस एरिया को इन्वॉल्व करेगा उसकी बेसिस पे हमने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बनाई है। ठीक है, अगर स्पाइनल नर्व्स को कर रहा है, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हमने पढ़े थे ना, वो स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती है ना, वहाँ से हमने पहले दिन डिस्कस किया था। अगर न्यूक्लियाई को कर रहा है, क्या कहते हैं, करेनियल नर्व्स न्यूक्लियाई को कर रहा है, तो हम उसको बल्बर फॉर्म करवाएंगे और कहेंगे। और अगर इंसेफ्लाइटिस करवा रहा है तो इंसेफ्लेटिक फॉर्म, और अगर दोनों को कर रहा है तो बल्बो स्पाइनल फॉर्म। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है स्पाइनल नर्व्स कहाँ पे मोटर सप्लाई दे रही होती हैं। हेड एंड नेक के अलावा पूरी बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व्स ही मोटर सप्लाई दे रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें अपर लिम्स भी आ जाएंगे, चेस्ट के सारे रेस्पिरेटरी मसल्स आ जाएंगे, लोअर लिम्स आ जाएंगे, ये सारे स्पाइनल फॉर्म के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसमें कोई साइंस तो है नहीं, स्पाइनल से ही आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल फॉर्म इन्वॉल्व स्पाइनल मोटर नर्व्स। स्पाइनल मोटर नर्व सप्लाई अपर लिम, लोअर लिम, चेस्ट, सारे मसल, हेड एंड नेक के अलावा। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी भी हो सकती है। और बेसिकली जो स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, इसको भी मसल्स ने जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ होता है। तो जब आपके मसल वीक हो जाते हैं तो इस वर्टिब्रल कॉलम की ओरिएंटेशन भी, स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो कभी उसमें काइफोसिस, स्कोलियोसिस, कभी लॉर्डोसिस, तो वो उसकी जो नॉर्मल, जिस तरह एक पेशेंट का, एक नॉर्मल पर्सन का होता है, उससे उसकी चेंज हो जाती है। तो वो भी बेसिकली मसल से ही रिलेटेड होता है, या तो बोन की अपनी कोई डिजीज़ होगी या मसल से रिलेटेड होगा। बल्बर फॉर्म
ठीक है, अब पता ही है आपको 12 नर्व्स हैं, उसके अंदर से कुछ मोटर हैं, कुछ सेंसरी हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। तो जो मिक्स्ड है और मतलब मोटर वाला जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो उसमें आपका लेरिंग्स को इन्वॉल्व है, फेरिंग्स को है, पैलेट को है, ये वाले जो हैं थम, ये कौन से होते हैं, एक्सेसरी नर्व सप्लाई कर रही होती है जिनको, स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड है, ये वाले सारे जिनको भी सप्लाई कर रही हैं, तो ये सारे मसल्स वीक हो सकते हैं बल्बर फॉर्म में। स्पाइनो बल्बर फॉर्म में ये दोनों तरह के मसल वीक होंगे, और एंसेफेलिटिक फॉर्म में एंसेफ्लाइटिस करवाएगा। एंसेफ्लाइटिस हम आगे देखेंगे, मेनिंजाइटिस एंसेफ्लाइटिस से परेशान नहीं होना, ये हम अलग से करेंगे, मतलब ये दोनों भी करवा सकता है। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्लिनिकल कैसे होता है। CNS का एग्जामिनेशन करेंगे आप, रिफ्लेक्सेस करेंगे सारे। बेसिकली जो मोटर सिस्टम का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपने 4 चीज़ें देखनी होती हैं। द फर्स्ट जो है वो बल्क या न्यूट्रिशन ऑफ मसल देखना होता है। सेकंड पे आपने पावर देखनी होती है उसकी, और टोन देखनी होती है, और रिफ्लेक्सेस करने होते हैं। मेजर जो चीज़ें हैं वही हैं, तो वही आप देख लोगे, टोन डिक्रीज्ड होगी, बल्क ऑफ मसल कम हुआ हुआ होगा, जब यूज़ नहीं हो रहा होता, वीक मसल यूज़ नहीं हो रहा होता ज़्यादा, तो यूज़ नहीं हो रहा होता तो उसकी एट्रोफी हो जाती है। बल्क कम हुआ हुआ होगा, हाइपरटोनिया होगा, टोन कम होगी, रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड या एब्सेंट होंगे, ख़त्म हुए हुए होंगे, पावर रिड्यूस्ड होगी। और चौथी चीज़ क्या थी हमारी, पावर, टोन, रिफ्लेक्सेस और बल्क ऑफ मसल, हाँ सारी बता दी मैंने, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप क्लिनिकल डिसीजन लोगे, बच्चे की एज देखोगे, वैक्सीनेशन स्टेटस देखोगे, और क्लिनिकल डिसीजन है। कंफर्म करना चाहते हो तो आप स्टूल और थ्रोट में वायरल कल्चर्स ले सकते हो, स्टूल में और थ्रोट में, 2 जगह आपको पता होनी चाहिए। मेनली स्टूल यूज़ किया जाता है, और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो की जाती हैं ये देखने के लिए कि किस एरिया के अंदर पोलियो वायरस है कि नहीं है, उसमें क्या करते हैं, वो स्टूल के सैंपल्स लेते हैं डिफरेंट जगहों से, और उसके अंदर आप वायरस देखते हैं। अगर स्टूल के अंदर वायरस है, यानी जो सप्लाई है सेवरेज की, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं पोलियो है अभी भी। तो बेसिकली ये एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड हो गया, छोड़ो इसको। शुड बी कंसिडर्ड इन एनी अनइम्यूनाइज्ड और कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड विद पैरालिटिक डिजीज। कोई भी बच्चा आपके पास आता है तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ, AFP के साथ, तो पहली चीज़ जो आप कंसीडर करोगे वो पोलियो है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखोगे। पेशेंट्स विद साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, सी, यानी कि जिनको मेनिंजाइटिस है, मेनिंजल इरिटेशन मींस कि जिनके अंदर साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन होते हैं वो मेनिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं। CSF में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हुए हुए होंगे, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, और प्रोटीन लेवल इज माइल्डली एलिवेटेड। बेसिकली जो मेनिंजाइटिस होता है ना, उसकी 3 टाइप्स मेन हैं। एक है वायरल मेनिंजाइटिस, और एक है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया करवाते हैं, और एक है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो क्रॉनिक होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो टिपिकली वायरल मेनिंजाइटिस होता है ना, उसके अंदर इस तरह की एज सच फाइंडिंग्स आपको नहीं मिलती, वायरस नहीं मिलता उसके अंदर आपको, ग्लूकोज नॉर्मल होता है, प्रोटीन लेवल्स भी नॉर्मल होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बढ़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, या ये प्रोटीन लेवल माइल्डली एलिवेटेड भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल होगा उसके अंदर लिम्फोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट मेनिंजाइटिस जो होता है उसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए होते हैं, ग्लूकोज कम हुआ हुआ होता है, और प्रोटीन्स इंक्रीज्ड होती हैं। और जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है उस वो एक तो देखोगे आप टाइम उसका ज़्यादा होता है, क्रोनिक होता है वो, पेशेंट में TB की बाकी चीज़ें होती हैं, और न्यूट्रोफिल्स उसके अंदर इंक्रीज नहीं होते, एज सच लिम्फोसाइट्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। प्रोटीन, बाकी प्रोटीन और ग्लूकोज बैक्टीरिया वाली होती है, प्रोटीन रेज्ड होती है, ग्लूकोज कम होता है। तो ये बेसिकली CSF की बेसिस पे उसने बताया हुआ आप कैसे कर सकते हो। CSF से आप आइसोलेट भी कर सकते हो पोलियो वायरस को, या आप थ्रोट या स्टूल उसका टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट ऑफ चॉइस ये आपको याद करना है, द टेस्ट ऑफ चॉइस इज फॉर कंफर्मेशन स्टूल स्पेसिमेन के 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल 24 आवर्स अपार्ट आपने आपके पॉजिटिव आने चाहिए, तो फिर कंफर्मेशन होगी। ये लाइन आपने याद करनी है इस पूरे में से, टेस्ट में से, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है सबसे।
ठीक है, बस ये करना आपने। डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही वाले हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, बिकॉज मेनिंजाइटिस करवा रहा है तो मेनिंजाइटिस की बाकी कॉजेज को भी आप कंसीडर करोगे। जब भी साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन आ जाएंगे आपके पास, नेक रिजिडिटी आ जाएगी, फीवर आ जाएगा, फोटोफोबिया वगैरह आ जाएगा, तो आप सारे कॉजेज देखोगे फिर मेनिंजाइटिस के। पोलियो के अलावा भी हो सकते हैं। जीबीएस आ जाएगा सेकंड पे। पोलीन्यूराइटिस, पहले हमने बात की थी कि मल्टीपल मोटर नर्व्स या मिक्स्ड नर्व्स जो है उनके इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से साथ फिर सेंसरी लॉस भी होगा। जीबीएस में ये देख लो, इसने डिफरेंशिएट कर दिया। सेंसरी लॉस हो सकता है थोड़ा बहुत, सिमेट्रिक होगा, पायरामिडल साइंस होंगे, मिनिमल प्लियोसाइटोसिस, हाई प्रोटीन। उसमें क्या था, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन थी, प्रोटीन्स बड़ी भी थी, सेल्स नॉर्मल थे। तो वही जो हमने डिस्कस किए थे वही सारी चीज़ें। सूडो पैरालिसिस ड्यू टू बोन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है कि जो बच्चा प्रेजेंट करता है, जब पेरेंट्स कह रहे होते हैं इसको वीकनेस है या ये अपने लिम्स मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बता तो नहीं सकते हैं, तो बोल नहीं सकते हैं या इस तरह है, तो बेसिकली वो पेन की वजह से जो है वो अपनी लेग नहीं मूव कर रहे होते वो, या अगर वो एक लेग पे ज़्यादा वज़न डाल रहे हैं या एक पे ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे लंगड़ाएंगे, वो लंगड़ा के चलेंगे, लिम्प करेंगे। तो लिम्पिंग जो है वो आपने ये भी देखना है कि लोकल डिजीज़ तो नहीं है कोई। लोकल डिजीज़ की वजह से अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है या ऑस्टियोमाइलिटिस है या ट्रॉमा है या हीमार्थरोसिस है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं जॉइंट पेन के, तो तब भी वो मूव नहीं कर रहे होंगे अपना लिम्ब, तो वो सूडो पैरालिसिस कहते हैं उसको, कि वो इसको पैरालिसिस नहीं है लेकिन लग रहा है ऐसे कि पैरालिसिस है। तो फिर आपने बाकी चीज़ें भी सोचनी है। ठीक है, ये देख लेना है। ट्रांसफर स्माइलाइटिस डिस्कस कर चुके हैं, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, बॉचुलिज्म और टिक पैरालिसिस। ये सारे वही डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जो हमने मोटर कल परसों पढ़े थे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पैरालिसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स क्योंकि इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्रेंजियल ब्लैडर एंड बॉल मेल फंक्शन, ये सारे ही जो है वो मेल फंक्शन हो सकते हैं। मलीना, इंटेस्टाइनल इरोजन की वजह से, जो जीआईटी इन्फेक्शन करवाता है उसकी वजह से मलीना हो सकता है। मलीना मींस के ब्लड इन स्टूल, डार्क स्टूल्स जो होते हैं ना, ब्लैक टारी स्टूल्स, उसको मलीना कहते हैं। एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन, ये भी नर्व की वजह से हो रही है। बेसिकली जो ऑटोनॉमिक आपका सिस्टम होता है ना, वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है, बॉल को, ब्लैडर को, स्टमक की सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। हाइपरटेंशन देख लो, इसी तरह से वैजो मोटर रिस्पॉन्स होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, वैजो रेगुलेटरी सेंटर्स को ख़राब कर देते हैं। बाकी हाइपर कैल्सीमिया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, वास्कुलर लीजन्स, ये क्यों हो रही हैं, इमोबलाइजेशन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, बच्चा मूव नहीं करेगा, न्यूट्रिशन नहीं ठीक रहेगी उसकी, और तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका सारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो सारा कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा, किडनीज में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, रीनल स्टोन्स होंगे, किडनी स्टोन्स होंगे, और वेसल्स में जाकर डिपॉजिट करेगा, वेसल्स को ब्लॉक करेगा, ल्यूमन को नैरो करेगा, तो ये सारा कुछ होगा। डेथ क्यों होती है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन से। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें डेथ का एक कॉज रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन ज़रूर है, मसल अगर ख़राब हो रहे हैं तो। मैनेजमेंट अब कोई भी नहीं है, बेसिकली प्रिवेंशन है इसकी। तो मैनेजमेंट क्या होगी, अब एक दफ़ा हो गया, आप थेरेपी दोगे, फिजियोथेरेपी कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पेन है तो एनाल्जेसिया दे दोगे, इरिटेशन हो रही है तो सेडेटिव्स दे दोगे, डाइट का ख्याल रखोगे, बेड रेस्ट करवाओगे, हॉस्पिटलाइज कर लोगे अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, पैरालिटिक पोलियो हो गया उसको, और वही रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए उसको मॉनिटर करेंगे, प्रोग्रेशन ऑफ वीकनेस किस तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, मेन जो है ये जो साइंस है, एनजाइटी, रेस्टलेस एंड फटीग, ये ये वारंट कर रहे हैं कि आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट की तैयारी करो इसको। ठीक है, जल्दी से इसको दो, ये होने वाला है इसके रेस्पिरेटरी फेलियर, तो ये आपने याद रखने हैं। तो बाकी प्रिवेंशन आपकी डिटेल से आपने याद रखनी है, जो मैंने बताई है आपको, उसकी और डिटेल हम पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन का चैप्टर है अलग आपका इसमें। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, न्यूट्रल पोजीशन, बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है ना,
उसको आप इस पोजीशन में कर देते हो, ठीक है। तो ये इसमें रखना है आपने। न्यूट्रल पोजीशन ऑफ पेशेंट क्या होती है? फीट को राइट एंगल पे रखना है आपने, नीज को स्लाइटली बेंड कर देना है, फ्लेक्स करवा देना है, और हिप और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर छोटा बच्चा है तो आप सैंड बैग से भी कर सकते हो, उसको सैंड बैग्स रख दो उसके आस साइड पे। और मिनिमल हैंडलिंग करनी है आपने, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देने हैं, और एनाल्जेसिया स्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ब्लैडर केयर, कॉन्स्टिपेशन के वो ब्लैडर एंड बॉल केयर करनी है आपने, एयरवे को पेटेंट रखना है, ख़ास तौर पे बल्बर पोलियोमाइलिटिस में। ये आपने जो है वो याद रखना है। और हेड शुड बी लो, प्रोन पोजीशन रखनी है, फेस टू वन साइड। आफ्टर एक्यूट स्टेज इज़ ओवर, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवानी है आपने। और कुछ पेशेंट्स को जो है वो स्प्लिंट्स और ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आपने उसकी रिहैबिलिटेशन पे जोर रखना है कि उसको आप वो भी लिख सकते हो आप इसके अंदर कि उसको ऐसी जॉब दिलवानी है जो जिसमें मूवमेंट रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। तो वो रिहैबिलिटेशन होती है, डिफरेंट तरीके से होती है, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन। सोशल की तो ज़रूरत नहीं है ऐसा, जिसमें ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है कि उसको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाए, और या कोई इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। तो वो भी आप लिख सकते हो। इसका ट्रीटमेंट यूजुअली जो है वो नहीं पूछा गया हुआ होता, इसकी प्रिवेंशन पूछी जाती है, और डायग्नोसिस पूछा जाता है, और कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही हर डिजीज़ की इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी याद करनी है आपने, ठीक है। तो ये पोलियोमाइलिटिस था आपका। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हुई हो